Okay. The circuit shown has 5 resistors of equal resistance 15 ohm. Okay. तो अलग अलग रेजिस्टेंस दिया यहाँ पे. Yes, Madhvi, tell me how to solve this. सर मेरा ही रॉन्ग हो गया इस बार. Yeah. पता नहीं ये और एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ. ये सॉल्व भी नहीं हुआ लास्ट तक. अरे कितना सिंपल है ये. थोड़ा लॉजिक लगाने का है. स्मेरा, can you help me? यस सर, मैं एक बार इसे वापस सॉल्व कर लूं. नहीं से मुझे आइडिया दो ना. मुझे आइडिया दो ना. बाकी लोगों को भी पता चले ना. सर उनको सर, R1 R2 नाम दे दो ना. ठीक है, इसको R1 दे देते, इसको R2 दे देते. तो चक्की ने करेक्ट सॉल्व किया है. रेज देयर हैंड्स. प्रणव पवार, रेज हैंड्स. यस प्रणव बोलो. सर R1 और R2 को पैरेलल में ले लेंगे. हाँ, और R2 R3 और R4 में. हाँ सर. नहीं सर. सर आप पहले हम उसको रिड्यूस कर लेंगे और फिर वो R1 और R2 को एक रेजिस्टेंस बना लेंगे. और फिर वैसे ही अगर हमने पोटेंशियल मतलब पॉइंट्स पे देखा पोटेंशियल, तो फिर मोस्टली पैरेलल में आते हैं. सभी पैरेलल में यहाँ पे ऑल आर पैरेलल. देखो ना, इनका जो सेकंड पॉइंट है ना, अभी देखो एक काम करते हैं. लुक एट द फर्स्ट एंड ऑफ द रेजिस्टेंस. अभी ये वाला देखो, ये वाला देखो, फिर ये वाला टर्मिनल देखो, ये वाला टर्मिनल देखो, ये वाला देखो. सभी सॉरी, ये जो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ऑल आर इन द कनेक्टेड टू बी. सभी बी को कनेक्टेड है. अभी ये वाला टर्मिनल देखते और ये वाला, so they are connected to A. मतलब it is like this. देखो आप, दिख रहा है क्या? आया? सर लेकिन R1 और R4 जो है वो सीरीज में आ सकते हैं ना. नहीं, देखो एक बार. सर उनको एक कॉमन पॉइंट है ना. देखो देखो मैं बताता हूँ. ये R1 R2 का ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो किसको कनेक्टेड है? बी को. बराबर. R3 और R4 का ये जो कॉमन पॉइंट है ये किसको कनेक्ट है? बी को. अब ये वाला देखो, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ऑल दिस 5 टर्मिनल कनेक्टेड टू E. दैट्स ऑल. समझा अभी माधवी? उनके कॉमन पॉइंट देखो. ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल सभी रेजिस्टेंस का सेकंड या फर्स्ट एंड को कनेक्टेड. ऐसा इमेजिन करो. आप रेजिस्टेंस को अगर ऐसा कनेक्ट करो या ऐसा कनेक्ट करो, फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है. समझे? तो ऑल आर कनेक्टेड क्या आएगा? पैरेलल में क्या आएगा बेटा? भाई RP इज इक्वल टू R/5. ओके, तो 15/5 3 ओम. सिंपल था. कितने लोगों का सही है? मेरा, यू गॉट अ करेक्ट आंसर. यस सर. ओके, वेरी गुड. और प्रणव,
फिर वैदेही गोसावी, अनय हिरे, वैदेही जरा वीडियो ऑन करा, जरा वीडियो ऑन करा सब लोग, थोड़ा देखने दो मुझे जरा। 21 स्टूडेंट्स, गुड। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is are true for an ammeter? Ammeter के लिए कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आंसर पॉइंट चाहिए? An ammeter always reads lesser than actual current. Is this true or correct? वैदेही महाजन, गोसावी, वैदेही गोसावी, आवाज दो। वैदेही, आई एम टॉकिंग टू यू। अनय रे, अनय, हाँ सर। पहला पहला जो ऑप्शन दिया वो क्या है? An ammeter always read lesser than actual current. Yes, it is true. An ammeter always reads more than actual current. No. An ammeter is always connected in series because it is the low resistance device. Is this correct or wrong statement? Jayesh Devre, Arna Mahajan, correct है. Option D, an ammeter is always connected in series because it has a high resistance device. No, it has a low resistance device, but it is connected in series only. So option A है यहाँ पे, A and C. Okay, next question. Two circular coils having identical turns. दो circular coil लिया. इसका number of turns same identical and radius in the ratio 1:3. मतलब एक छोटा एक बड़ा है. R1, R2, R1 upon R1 is to R2 is 1:3. Find the ratio of magnetic field at the center of coils. Magnetic field at the center of coil. यहाँ का center पे जो magnetic field होता है, B center. क्या formula इसका? Formula is mu0 permeability into current divided by 2R1. Okay, अगर number of turns n है, लेकिन दोनों में same identical है, तो ratio में वो कट हो जाएगा. तो इसके हिसाब से क्या आएगा? फिर सॉल्व करो इसको. जस्ट टेक द रेशियो. तो B1 अपॉन B2. R1 R2 कितना? 1:3, तो 3:1 आएगा. yes or no? समझा? Yes sir. चमका, चमका, नहीं चमका, चमका लो. पेपर थोड़ा टफ था क्या एनटीएससी का? माधवी, मेरा, प्रणव, प्रथमेश, FST का थोड़ा हटके था क्या FST जरा? 4 वगैरह से इजी था थोड़ा. नहीं, FST 5 ये वाला अभी जो चल रहा हो, अभी जो चल तो रहा बाकी से इजी था ऐसे ही. हो. A gravitational force between two objects of mass 1 kg each, m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, separated by distance r is 1 meter. In vacuum will be gravitational force F is equal to capital G m1 m2 upon r square. कितना आएगा? So answer is सर 1 से सब मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जी का वैल्यू F is equal to G आएगा यहाँ पे. Okay, F is equal to G. So gravitational constant is nothing but the gravitational force of unit mass of a body separated by unit distance. हमने define किया इसको. Question 5. Two planets of radii R1 and R2 are made from the same material. ρ1 is ρ2. Same material मतलब उसकी जो density है same होगी. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. The ratio of acceleration due to gravity G1 by G2 at the surface of the planet is. So you have to write the in terms of radius. Okay.
तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm1 अपॉन r1 स्क्वायर और g2 इज इक्वल टू gm2 अपॉन r2 स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे डेंसिटी सर। सेम है, तो यहाँ पे हमको मास को रिप्लेस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस द मास। तो क्या आएगा, मास इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब, और सेकेंड मास जो आएगा दैट विल बी 4/3 पाई r2 क्यूब, राइट। अभी हमको रिलेशन बनाना है। रिलेशन किसमें बनेगा, मास और रेडियस के बीच में। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे, रेशियो क्या पे g1 बाई g2 है, g2 है g1 बाई g2। तो g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 क्या है 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय यहाँ पे r1 स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय r1 स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर। तो कैपिटल G निकल जाएगा, 4/3 निकल जाएगा। यहाँ पे एक r1 बचेगा, यहाँ पे एक r1 बचेगा, यहाँ पे एक r2 बचेगा। तो क्या आएगा फिर, ये r2 पटुले दे, कुछ गड़बड़ हो क्या, r1 अपन r2, हाँ r1 अपन r2। ऑप्शन क्या दिया है देखो जरा, या सही है r1 अपन r2। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया, यस और नो? यस सर। ये सॉल्यूशन लिख लो, सब लोग सॉल्यूशन लिख लो साथ साथ में फटाफट। Now question 6. The sum of velocities of light into media is 3.25. Sum of दो media, okay? So let the velocity v1 and v2 are the velocities in two different media. और उसका जो एडिशन है v1 plus v2 is equal to 3.25 10⁸ meter per second, and difference is v1 minus v2 is 0.75 into 10⁸ meter per second. What they have to find? Find the refractive index of the second medium with respect to 1. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, refractive index of second medium with respect to 1 is v1 upon v2. Yes or no? यस सर। तो यहाँ पे v1 और v2 निकालना है बच्चों। तो v1 और v2 कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन कर दो पहले। दोनों को ऐड दोनों को अगर करेंगे तो ऐड कर दे तो 2v1 ये आएगा। निकल जाएगा। हाँ, ये 2v1 आएगा। 2v1 इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन आएगा 4 इंटू 10⁸ तो v1 इज 2 इंटू 10⁸। तो अगर v1 मिल गया तो v2 भी मिल जाएगा। यस और नो? क्योंकि ये दिया है डिफरेंस, v2 इज इक्वल टू 3.25 -2 हाँ, -2 इंटू 10⁸। तो ये आंसर आएगा 1.25। तो दिस इज द v2। अभी रेशियो ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज, पहले क्या लेना, v1 क्या आएगा 3.25 10⁸ डिवाइड बाय 1.25 10⁸। ये तो कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे डेसिमल का फ्रैक्शन है, तो डेसिमल का फ्रैक्शन है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। तो 325 डिवाइड बाय 125 कितना आता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 3.25 कैसे आया? सर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ? यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए।
सर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो सेकंड बाय फर्स्ट या फर्स्ट बाय सेकंड हो। यहाँ पर हमारा V1, ओ सॉरी, हमने एडिशन ले लिया यहाँ पे। V1 ये आएगा 2। ऐसे कैसे आ रहा है भाई? तो कितना 8 बाई 5 1.6 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लो। इनडायरेक्टली सभी चैप्टर का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलते हैं माधवी? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। अभी तुम्हारी नेक्स्ट FST जो है वो रविवार को, शायद 6 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? तो इजी रहेगा, टेंशन लेने का नहीं। टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे थोड़ा इजी रहेगा। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। किस पर डिपेंड रहता है? फोकल लेंथ। ओके, देखो अभी यहाँ पे दो लेंस लेते हैं। इसमें किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की? बोलिए। नीचे वाले की। कैसे? सर नीचे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा आएगा ना? नहीं ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अच्छा, तो फोकल लेंथ ऊपर वाली का ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो मिरर है, सॉरी, ये जो लेंस का कर्व पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ओके, और ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। अभी इसमें ऊपर वाला बड़ा है ना कर्वेचर, समझा? अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पे मिडल मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे F। तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा? और यहाँ पे पास में आएगा। तो जो कॉन्वर्जिंग पॉइंट है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, उसका कॉन्वर्जिंग पॉइंट दूर जाएगा। समझे? कंसेप्ट समझना यहाँ पे। इट डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। Which defect in human arises to the irregularities in spherical shape of cornea? Cataract, hypermetropia or long-sightedness, myopia or short-sightedness, या astigmatism? Spherical shape irregularities in cornea, ऑप्शन ये जो है, ये बुढ़ापे में आता है, बुढ़ापे में आता है डिफेक्ट। एस्टिग्मेटिज्म, बराबर ना? एक चार प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। चार प्रकार, देयर आर 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल, क्या बोलते हैं उसको, सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है, बराबर ना? उसमें दोनों ने दिखता ना, पास का भी और वो नहीं दूर क्या, का भी। वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइन होता है ना, वैसे ये रहते, ये सॉरी, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं सीधा करता हूँ और ये वर्टिकल लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो डिफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिग्मेटिज्म।
अच्छा, प्रेस बायोपिया में क्या होता है माधवी? मेरा प्रेस बायोपिया व्हाट हैपेंस? वो भी में आता है, ओल्ड एज में आता है वो। सर कौन, आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आई। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, this is also one of the defect in human eye. इसमें जो लेंस होता है हमारा, सर लेंस का वो साइज कम दोनों ज्यादा में होता है। दिखता है, पास का भी और हाँ बराबर है, दोनों में दोनों दिखे, इसलिए यहाँ पे बाइफोकल यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, समझे? बाइफोकल लेंस। अभी कोई कोई लोग है ना, इसे प्रोग्रेसिव स्पेक्ट होता है, प्रोग्रेसिव, किसी को दूर का दिखता नहीं, नजदीक का भी दिखता नहीं। ओके, तो पुराने जमाने में लोग ना ऐसे ऐसे करते थे, अगर नजदीक का देखने तो ऐसे करते थे, ऐसे। ओके, और दूर देखने तो ऐसे हाथ फाड़ के सामने से देखते थे। अभी वैसा नहीं करना पड़ता, आराम से पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव लेंस है वो धीरे 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 उसका ऐसा बराबर चेंज करता है। अभी मेरा जो लेंस है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब दोनों नंबर है मेरा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, मतलब मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी, समझे? सिर्फ उसको इसमें साथ भी ही में सिलेक्टिव प्रेस करेंगे। बायोपिया बोलते हैं। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, ये मैंने चेंज कर दिया शायद क्वेश्चन, इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन मैंने चेंज किया था। तो क्या क्वेश्चन था, याद है? ये उसको अलग ही क्वेश्चन डाले थे मैंने इसके, एक मिनट क्वेश्चन मैंने देखना चेंज पड़ेगा सर। किया। ये 9th और 10 मैंने चेंज कर दिया क्योंकि रिपीट हो रहा था ये दो क्वेश्चंस, ये इसमें भी था, FST 4 में भी डाला था मैंने, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, 0 to 10, तो 0 to 10 में क्या होता है? एक मिनट, लेट मी आस्क, इसको पूछूं, एक मिनट। अनय आइरे, कैन यू हियर मी अनय? अनय, शीतल मांदोड़े, कैन यू हियर मी? शीतल, अर्णव महाजन, ओमकार, हेलो, कहाँ गए भाई सब? शुभम, तन्मय पूर्ण, आर्य खमेचा, तन्वी ठाकरे, अरे बोलो कुछ तो, वेर आर यू? हेलो, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, अरे वाह, क्या हो गया? यस आवाज सर। बंद हो गए? हाँ, बाकी लोग आवाज नहीं दे रहे। वेदांत निकम, आविष्कार कापड़नी, सिद्धि बोरसे, सिद्धि, यस सर। हाँ चलो, जागो मोहन प्यारे, जागे, अच्छा है। हाँ, इसका आंसर बताओ बेटा। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस आर डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। हाँ, NMLS बियर ऑफ वाटर क्या बोल रहा है कि अगर मान लो 0 डिग्री से हाँ यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक, एक्चुअली वो एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन एक्सपांड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बाद में 4 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, एज यूजुअल इट एक्सपांड, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। तो फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, सभी लोगों का करेक्ट है आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, quantity of heat required to change unit mass of solid substance from solid state to liquid state while temperature remains constant is known as latent heat, sublimation, overfrost, latent heat of fusion। क्या होगा आंसर? अंधार, पार्थ संगमनेरे, कनेक्टिंग टू ऑडियो, पार्थ बोलिए, पार्थ, हेलो, क्या यार,
रोहित थोरात, बोलिए रोहित। रोहित का तो माइक ही बंद रहता है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, अरे यार क्या चल रहा है तुम लोग का? हेलो। सर latent heat of fusion. हाँ, द आंसर इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अगर लिक्विड टू गैसेस है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर सिर्फ ऐसे ही लिखा है अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू रेज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, अमाउंट ऑफ इट required for change of, that is the latent heat, common latent heat, मतलब it may be for fusion or it may be for vaporization. Sublimation क्या होता है? sublimation माधवी, what do you mean by sublimation? Change of solid to gas without solid to changing to gases, liquid. solid to gases, है ना? इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कैंपर, कापूर जो होता है हमारा, Camphor. कैंपर या नैप्थेलिन बॉल। नैप्थेलिन बॉल वो भी डायरेक्ट लिक्विड टू सॉलिड टू गैसेस स्टेट में होता है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? सब्लिमेशन का अपोजिट क्या है? गैसेस टू सॉलिड, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इसमें कैसे आएगा भाई? वो तो मिट्टी अगर पानी में डाला कुछ टाइम के बाद वो सेटल्ड हो जाता है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन होगा ना? यस और नो? यस। मेरा Yes. मेरा सोहम पाटिल, सोहम पाटिल, यस सर। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? गैसेस टू सॉलिड सेट को। हेलो। फिर लिक्विड टू सॉलिड को क्या बोलते हैं? फिर लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। Freezing. Okay. Question number 13. The minimum velocity of the spacecraft to escape from the Earth gravitational force must be 1.2 km per second, 11.2 km per second, 1.12 km per second, 0.112 km per second. क्या है इसका वेलोसिटी? 11.2. 11.2। ये इसको रट लेने का वैल्यू को, समझे? हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो 9th और 10th। Semiconductors are used in solar furnaces, solar cells, solar cooker, solar water heater. कहाँ पे यूज होता है सेमीकंडक्टर? इसको पूछो। ये क्वेश्चन नहीं था सर, यही क्वेश्चन था। नहीं वो यही था FSC 4 में था। नहीं, सेमीकंडक्टर वाला, सेमीकंडक्टर वाला ये 5 में ही था, 5 में ही था। नहीं था सर। अरे क्या बात करते हो? हाँ ना, मेरे पास पेपर पड़ा है अभी। कौन सा? FSD 5? FSD 5? हाँ, अरे यार एक मिनट में चेक करता हूँ। भाई साहब ने फिर मैं बताती हूँ पेपर आपको। क्वेश्चन क्या था? 9 उत्तर ही नंबर डाल पे द दे। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज। अरे वो कर चेंज करवाया था मैंने, 4 में भी वही था, वो 5 में रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज करवाया था। क्या करते टाइपिंग वाले भी ना, बड़ा मिस्टेक करते, चेंज ही नहीं करते। अच्छा, 10वां क्वेश्चन कौन सा था फिर? 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पढ़ो तो। 1 मिनट सर। हाँ, लिक्विफाइड गैसेस वाला था क्या? लिक्विफाइड गैसेस इन द फ्यूल यूज्ड इन। अरे गड़बड़ किया है लोगों ने, मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, क्वेश्चन चेंज किया था मैंने। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने अलग। द पार्टिकल नॉट इमिटेड सर फ्रॉम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। उन्होंने क्या किया फिर? वो क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया? सर हुआ है हाँ, ये क्वेश्चन वाला चेंज? हाँ, क्या बोल रहे? क्वेश्चन चेंज हुआ है? हुआ है ना? यस सर, मेरे इसमें वही क्वेश्चन है पार्टिकल्स वाला। सर रेजो सर पे अलग क्वेश्चन है, निधि मैम ने PDF भेजी, उसमें ये 2 क्वेश्चन थे। अरे यार रेजो क्या सर पे थे गड़बड़। ये वाले क्वेश्चन, आपने बताया अभी वो। सब गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं। द नहीं सर, पार्टिकल्स ये भी नॉट क्वेश्चन आए इमिटेड। थे पेपर में। अच्छा, द मेरा पार्टिकल रॉन्ग नॉट हुआ इमिटेड था। फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। हाँ, द पार्टिकल नॉट इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा पार्टिकल्स, हीलियम। तो कौन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कौन नहीं नॉट इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? बोलिए। प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन है आंसर। प्रोटॉन वो बाउंडेड रहता है अंदर, इसलिए। सेमीकंडक्टर आज सोलर सेल्स, इसका आंसर है। चलो
सर वो अभी वो गैसियस टू सॉलिड स्टेट उसको डिपोजिशन बोलते हैं। अच्छा या ओके ओके। अच्छा अभी मेरे पास कोटा के कुछ एनटीसी के सैट के पेपर है, उसमें से कुछ जो इजी टाइप के क्वेश्चन वो लेंगे, ज्यादा टफ नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा टफ आएगी भी नहीं, अभी पहला लेवल इजी होता है। ओके तो उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ इसमें ना थोड़े न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 के। A student start with velocity 40 km per hour for school at 4 km away from his house. Due to closing of school, he returns soon to his house with a velocity of 60 km per hour. His average velocity will be, क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? जाने का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, और आने का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना? हाँ 0 हाँ एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगा, बराबर, एवरेज वेलोसिटी भी 0, करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूँ मुझे एवरेज स्पीड लगा। अगर यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड रहा तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? जाने का 40 किलोमीटर पर आवर है और आने का 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन दिया है 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर और 0। क्या होगा? निकालो वो जल्दी फटाफट। वेलोसिटी में 0 होगा ना सर, स्पीड में नहीं चेंज स्पीड, होगा आई एम क्योंकि टॉकिंग दोनों। अबाउट स्पीड हाँ स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा? सर 4 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। वन साइड। 48 किलोमीटर पर आवर। क्या नाम है बेटा आपका? व्हाट योर नेम? स्मीरा। ओके सर, सही है। सब बाकी के लोग को समझ में आया क्या 48 कैसे है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। तो s1 प्लस s2 मतलब 4 प्लस 4 डिवाइड बाय t1 क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी शायद, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला है मेरा? 2v1 v2 ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना उसका? यस सर, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। हाँ बस ये डायरेक्ट यूज किया तो भी चलेगा। सिक्स 4 जा 24, 4 2 जा 48। इसका लिख लो सॉल्यूशन, जिसको नहीं आ रहा वो। अच्छा एक क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल। एक आयरन बॉल है और एक वुडन है ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में से छोड़ा उसको, फ्रॉम द सेम हाइट, they take same time to reach the ground. The reason for this is acceleration due to gravity in vacuum is same irrespective of the same size and mass of the body. Acceleration due to gravity in vacuum depends upon the mass of the body. There is no acceleration due to gravity in vacuum. In vacuum, there is the resistance of to the motion of the body, and this resistance depends upon the mass of the body. What could be the answer? Acceleration due to gravity is independent of the mass. Correct. gm upon r square. अभी ये जो फॉर्मूला है स्मॉल जी का, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी मास ऑफ बॉडी का रेफरेंस नहीं है। There is no any reference concerned to mass of the body. It depends on the mass of the planet on which it is released. तो पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा।
हाँ, एक और एक क्वेश्चन है, मूविंग बॉडी नीड टू हैव, मूविंग बॉडी need not have, moving body need not have क्वेश्चन ऐसा है, मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव, ऑप्शंस आर पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट अभी मैं को पूछूं, सोहम पाटिल सोहम सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, कौन सी चीज की जरूरत नहीं है जब बॉडी मूव कर रही तब? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, बराबर है, क्योंकि जब बॉडी मूव होती है तो इट पजेस काइनेटिक एनर्जी, it possesses momentum, mass into velocity, it possesses velocity, but it does not have potential energy. Okay, question number 4. A body is thrown vertically upward, एक body vertically upward फेंका ऊपर, if air resistance is to be taken into account, जब body को ऊपर फेंका जा रहा है, okay, चलो मैं एक बॉल लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The body thrown vertically upward, if air resistance is to be taken into account, then the time during which of the body rises is the time during which जाने ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा हो, okay, equal to the time of fall, first option. Second, less than the time of fall. Third option, greater than the time of fall. And fourth, twice the time of fall. Equal to the time of fall. सोच लो, नहीं, half सोच of the लो, time. half of the time. सर फॉल होने में ऊपर और नीचे आएगा, दोनों टाइम काउंट किए ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? When a body thrown vertically up, if air resistance is to be considered, यहाँ पे air resistance consider करना है, तब the time during which the body rises, जब बॉडी ऊपर जा रही है वो टाइम, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही वो टाइम, both will be same, different, less than, greater than, क्या होगा? greater शायद than. greater than the time of fall. मंदार देशमुख, पार्थ संगम ने रे, एक काम करो, इसमें चैट बॉक्स में डालो आंसर। सिद्धि बोरसे ने डाला, शायद सिद्धि बोरसे, मेरा पहला वो आंसर 48, सिद्धि बोरसे। हाउ इट इज ग्रेटर, सिद्धि, टेल मी। सर अगर एयर रेजिस्टेंस है तो फिर ऊपर जाते समय उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे भी पुल करेगा, उस बॉडी को नीचे अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और फॉल होते समय जी को नीचे खींच रहे थे, लेकिन आते वक्त सिर्फ एयर रेजिस्टेंस ही खींच रहा है। उल्टा हो रहा है, उल्टा बोल रहे हैं आप लोग। एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? अभी मान लो मैंने बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका, रिलीज किया, मान लो आई जस्ट रिलीज द बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट, ओके, एक फिदर और एक बॉल लिया, बोथ रिलीज फ्रॉम द हाइट, सेम हाइट, एंड देयर इज एयर रेजिस्टेंस, so which will fall first? Definitely body, heavy body. Yes or no? हेलो, यस सर। तो जो Yes. फीडर है वो फीडर को कौन रोक रहा है? एयर रेजिस्टेंस। किधर? अपवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब फीडर को वो नीचे नहीं आने दे रहा है, वो धीरे धीरे आएगा। सिमिलरली व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, तो वर्टिकली अप मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर के साइड पे जा रहा है रेजिस्टेंस, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसको अपोज करेगा लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपोज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? सर लेकिन जी स्ट्रॉन्गर होता है, और जी जब ऊपर है तब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो नहीं नहीं, जी सेम होगा, जी सेम रहता है, जी सेम रहता है यहाँ पे, ओके, लेकिन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर से
ऊपर से नीचे जब आएगी बॉडी तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो अपोज करेगा कि धीरे धीरे नीचे आएगा, और जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसको टाइम कम लगेगा, और जब नीचे आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा है, तो ऑप्शन बी है उसका, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, द टाइम टेकन टू गो अप विल बी लेस देन द टाइम फॉलिंग डाउन। यस मेरा, योर इज दैट एनी प्रॉब्लम? सर तो फिर एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन किस तरफ होता है? ऊपर के साइड, ऊपर के डायरेक्शन, ऊपर आएगा एयर रेजिस्टेंस, ऊपर के साइड पे अपवर्ड। विस्कस फोर्स बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। वो जो पैराशूट अच्छा। वगैरह ना, व्हाई द पैराशूट रिमेन इन द एयर, पैराशूट हवा में क्यों रहता है, फ्लोट क्यों होता है? क्योंकि उसको नीचे से ऊपर, वो ऊपर के डायरेक्शन पे फोर्स एग्जर्ट होता है पैराशूट पे। हेलो, सर अ मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव का आंसर क्या है? हाँ उसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ओके does not सर। require potential energy. Potential energy possesses the body due to the on account of its position or its configuration. समझे? हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the wave velocity if the radar gives 54 waves per minute and wavelength of the given wave is 10 meter? ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, साउंड में का, साउंड एंड वेव्स। Wave velocity like this, इधर ऐसे wave velocity. If the radar gives 54 waves per minute, एक सेकंड में, wavelength of the given wave is 10 meter, lambda 10 मीटर है, तो wave velocity कितनी होगी मेरा? ऑप्शंस आर 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। 9 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। कैसे निकाला? सिंपल, V is equal to n lambda। ओके, आ गया माधवी? हाँ सर। 20 microampere, 20 microampere current flows for 30 seconds. Current दिया है। Transfer of charge will be कितना आएगा? I into T। Six into 10 raised to the power minus 4। ऑप्शन सी दिया है, 6 into 10 raised to minus 4 कूलम, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, 1 joule of work is done to move the 1 coulomb charge, W is 1 joule, charge is 1 coulomb, from one point to another point, then the potential difference between the 2 points in the given circuit will be, potential difference कितना होगा?
1 वोल्ट। ये थोड़ा जरा अलग क्वेश्चन है, वो असर्शन वाला, रीजन वाला। पहला पॉइंट दिया है कैपिटल ए, assertion when a magnet is brought near iron ball, iron ball के पास, ये iron ball है, इसके पास मैग्नेट लाया, when the magnet is brought near iron nails, sorry iron nail से iron nail, okay, so nail will be like this, ये iron nail है, इसके बाद मैग्नेट लाया, only translatory force along the axis acts on them, और रीजन दिया R, ये पॉइंट R, the field due to magnet is non-uniform, field due to magnet is non-uniform. So यहाँ पे दिया है if both A and A are true, R is the correct explanation of A. Second, if both A and R are true but R is not the correct expression of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. What could the answer? दोनों में कौन सा करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट वापस पढ़ता हूं मैं, when magnet is brought near the iron nails, ये इसके पास लाए, iron nails के पास, only translatory force, that is the force along the axis, force along the axis acts on them. R, false the field due to magnet is non-uniform, the field due to magnet is non-uniform, non-uniform मतलब magnetic lines of force are not parallel, ये non-uniform magnetic field है। तो मेरा एक कि does the first statement is correct, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? When the magnet is brought near iron nails, only translatory force acts on them. बोलिए। पहला false है। Second, the field due to magnet is non-uniform. This is true. So option D is correct. सर और कौन से फोर्स एक्ट होते हैं? ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं होगा वहां पे, फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा ना उस पे, नेल पे। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यूज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस। लेंसेस और मिरर में ये करवाया क्या पुण्य? देखो जरा क्वेश्चन क्या है सर? एक मिनट, relation between u v and r। पहला ऑप्शन है r इज इक्वल टू 2 times uv अपॉन u प्लस v। सेकेंड, r इज इक्वल टू 2 अपॉन u प्लस v। थर्ड, r इज इक्वल टू 2 times u plus v divided by uv। Fourth, none of this। अगर मिरर लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आया क्या? फर्स्ट ऑप्शन
समझ में आ रहा है? Yes, sir. मेरा, सिद्धि, सुरवंशी, और से यस सर। वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 10. A dentist has small mirror of focal length 16 millimeter. डेंटिस्ट के पास जो मिरर है उसका फोकल लेंथ बहुत कम है, f इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर। मीटर में कितना आएगा? 16 इंटू 10⁻³ मीटर। He views the cavity in the tooth of patient by holding the mirror at a distance of 8 millimeter from cavity. He views the cavity in the tooth of patient by holding the mirror, okay, at a distance of 8 millimeter from cavity. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 8 मिलीमीटर पे। U इज इक्वल टू -8 मिलीमीटर। द मैग्निफिकेशन इज, क्या होगा मैग्निफिकेशन? यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1, 1.5, 2, 3, 1, 1.5, 2 and 3 मैग्निफिकेशन। टू होगा सर। फोकल लेंथ 16 है यहाँ पे, फोकल लेंथ 16 है। तो मैग्निफिकेशन पूछा है यहाँ पे, 8 मिलीमीटर क्या दिया है? पेशेंट बाय होल्डिंग द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर फ्रॉम द कैविटी। कैविटी से 8 मिलीमीटर पे मिरर को रखा है, होल्ड किया है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? आपने किसी ने बताया शायद? हु टोल्ड आंसर? Just mirror. हाँ 2 है, आंसर इज 2। कैसे निकाला? हाउ डिड यू कैलकुलेट? सर एक्चुअली मॉड्यूल में एक फॉर्मूला था, हाँ, F बोलो। मतलब multiplication is equal to F upon F minus U, इस टाइप का कुछ एक था। प्लस मैंने वो जो सिंपल V और U कैलकुलेट कर दिया था। बराबर। प्लस होगा यहाँ पे, नहीं प्लस होगा सर? F प्लस U है क्या? देखो जरा एक बार, F प्लस U है क्या? U होगा वो। ओके, 6:15 हो गए, अभी मेरा क्लास है 6:30 सर बजे। U की वैल्यू अभी- -8 है तो फिर वो 16 माइनस -8 ऐसा आएगा। नहीं, फॉर्मूला देखो एक बार, प्लस होगा। एक बार फॉर्मूला देख लो क्या है। मेरा फॉर्मूला क्या बेटा? मेरा सर मुझे वापस उससे वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सबसे पहले तो V U को ही कैलकुलेट करके निकाला था। लेकिन ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ साइन का वैल्यू क्या है। यहाँ पे F भी माइनस आएगा, F भी माइनस आएगा शायद, ऐसा लग रहा मुझे। यस सर, F तो का अगर वैल्यू ये तो सर माइनस। F और U दोनों माइनस आएंगे सर। तो ये माइनस, F माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया ना फिर। नहीं सर, U की वैल्यू आप -8 दिए सर। अरे हाँ आप, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा। हाँ सर F तो F ही रहेगा, लेकिन F का वैल्यू है -16। सर -16 -8 ऐसा आएगा सर। सर करेक्ट फॉर्मूला F माइनस U। F माइनस U है क्या? हाँ, F अपॉन F माइनस U। यस सर, मैंने वही बोला था। हाँ, लेकिन जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। नेगेटिव होता है। तो यस सर, मैंने -16, नेगेटिव वैल्यूज दिए थे। -16 माइनस ऑफ -8 तो ऐसे आएगा। प्लस ही कर, हाँ तो बराबर है, अभी 2 आ जाएगा। -16 बाय -8 तो 2। बराबर है। चलो बाय, थैंक यू। बाय सर।